My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इन टुडेज क्लास अंडर दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्वोकेशन एड्रेस ऑफ द वैदिक पीरियड एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा में या वैदिक कालीन प्रणाली में जो समापवर्तन संस्कार होता था या समापवर्तन उपदेश होता था, वो समापवर्तन उपदेश या वह समापवर्तन संस्कार क्या होता था, उसकी लिए क्या विधियां होती थी, उसके क्या उद्देश्य होते थे, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। समापवर्तन संस्कार या समापवर्तन उपदेश या कॉन्वोकेशन एड्रेस, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की अपने आप में सबसे बड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक काल में समापवर्तन संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी शिक्षा समाप्त कर लेता था। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, आज के समय में भी जो भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे विश्वविद्यालय हैं, अच्छे महाविद्यालय या कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी एक कॉन्वोकेशन एड्रेस या जिसको हम लोग दीक्षांत समारोह कहते हैं, वो दीक्षांत समारोह वर्तमान समय में भी होता है। तो जो दीक्षांत समारोह वर्तमान समय में होता है, इसी तरह से वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में समापवर्तन उपदेश या कॉन्वोकेशन एड्रेस होता था या समापवर्तन संस्कार होता था। यह कब होता था? जब छात्र जो होते थे गुरुकुल से अपनी एजुकेशन या अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर लेते थे, जब उनकी शिक्षा समाप्त मानी जाती थी कि जो भी ज्ञान उनको ग्रहण करना चाहिए आवश्यकता अनुसार उन्होंने उस विषय में अपने ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, जो कुछ भी उनको सीखना चाहिए उन्होंने सीख लिया है। जब गुरु ये मानता था कि विद्यार्थी या छात्र जो है जितना उसको सीखना चाहिए जिस विषय में उतना उसने सीख लिया, तब ये माना जाता था कि उसका एजुकेशन या उसकी शिक्षा समाप्त हो गई है। और जब शिक्षा समाप्त मानी जाती थी तो उसके उपरांत ही यह समापवर्तन उपदेश या समापवर्तन संस्कार होता था। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को अंतिम उपदेश देते थे। ध्यान दीजिए कि यह जो होता है समापवर्तन उपदेश, वो कौन सा उपदेश है? अंतिम उपदेश है। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। किसके लिए? शिष्यों के लिए। अर्थात टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स के लिए जो अंतिम उपदेश दिया जाता है पूरे एजुकेशन के दौरान या शिक्षा के दौरान, जब शिक्षा की समाप्ति हो जाती है तब गुरु या शिक्षक अपने छात्रों को एक अंतिम उपदेश देता है। जो अंतिम उपदेश देता है उसी अंतिम उपदेश को हम सभी लोग समापवर्तन उपदेश के नाम से भी जानते हैं। तो शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को अंतिम उपदेश देते थे, जिसमें वे छात्रों को उनके भावी जीवन के कर्तव्यों का स्मरण कराते थे। ध्यान दीजिए कि जो ये अंतिम उपदेश शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा दिया जाता था छात्रों को, उस उपदेश के अंतर्गत जो गुरु होते थे, टीचर होते थे, वे छात्रों को उनके आने वाले जीवन में, उनके भावी जीवन में उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या उनके कर्तव्य होंगे, उन कर्तव्यों का स्मरण कराते थे, उनको रिमेंबर कराते थे, उनको स्मरण कराते थे कि आने वाले समय में जब आप सांसारिक जीवन में जा रहे हैं, जब आप वास्तविक जीवन में जा रहे हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपके क्या कर्तव्य हैं, आपकी क्या ड्यूटीज है। इन सबको गुरु अंतिम उपदेश में छात्रों को
स्मरण कराता था छात्रों को, उपदेश के माध्यम से उनको बताता था कि अब वास्तविक संसार में जो रियल वर्ल्ड है, जो सांसारिक जीवन है, उस सांसारिक जीवन में अब आप अपनी शिक्षा को कंप्लीट करके जा रहे हैं तो वहां पर आपके क्या कर्तव्य होंगे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और जो कुछ भी आपने शिक्षा ग्रहण की है वो शिक्षा तभी फ्रूटफुल माना जाएगा जब आप वास्तविक जीवन में या सांसारिक जीवन में जाकर के वहां पे जो कुछ भी आपने यहाँ पे सीखा है उसी के अनुसार वहाँ पे अपने कर्तव्यों का जब निर्वाह करेंगे वास्तविक जीवन में, तभी यह माना जाएगा कि आपकी शिक्षा वास्तव में सफल रही है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी उपदेश को समापवर्तन उपदेश के नाम से जाना जाता है, अर्थात वह उपदेश जो कि शिक्षा की समाप्ति पर गुरु जी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा शिष्यों को दिया जाता था, वो अंतिम उपदेश होता था। गुरु जी के द्वारा शिष्यों को दिया गया अंतिम उपदेश होता था, और इस उपदेश के अंतर्गत जो शिक्षक होते थे वो छात्रों को उनके भावी जीवन के कर्तव्यों का स्मरण कराते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज का स्मरण कराते थे। यही उपदेश समापवर्तन उपदेश के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, समापवर्तन वर्ड्स की बात करते हैं। समापवर्तन जो शब्द होता है, समापवर्तन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, वर्बल मीनिंग है, दैट इज नोन एज रिटर्निंग होम या घर लौटना। अर्थात जो समापवर्तन शब्द का शाब्दिक अर्थ या वर्बल मीनिंग है घर लौटना, तो कहने का अभिप्राय है कि समापवर्तन संस्कार या समापवर्तन उपदेश के उपरांत जो छात्र होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, वापस वे घर में आते थे। वे गुरुकुल में कब जाते थे? उपनयन संस्कार के द्वारा वो गुरुकुल में प्रवेश लेते थे, लेकिन गुरुकुल से जो आने का समय होता था या घर वापस लौटने का जो समय होता था, उसमें उनको समापवर्तन संस्कार या समापवर्तन उपदेश के बाद जो है विद्यार्थी वास्तविक सांसारिक जीवन में या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, अपने घर को लौटते थे। और ये टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यह जो संस्कार होता था वो लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था। 25 वर्ष की आयु में क्यों होता था? क्योंकि जब हम लोगों ने देखा था कि छात्रों का जो उपनयन संस्कार या प्रवेश का जो समय होता था वैदिक कालीन प्रणाली में, वह जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए उसकी अलग अलग ड्यूरेशंस थी। तो लगभग 25 वर्ष की आयु में छात्रों की शिक्षा जो है पूरी हो जाती थी, क्योंकि 10 से लेकर के 12 वर्ष तक जो एक कोर्स का जो ड्यूरेशन होता था वो होता था। तो लगभग 25 वर्ष की आयु में विद्यार्थियों का जो एजुकेशन होता था वो कंप्लीट हो जाता था। तो यह जो संस्कार होता था समापवर्तन संस्कार, वह लगभग 25 वर्ष की आयु में, अप्रॉक्सीमेट 25 ईयर्स एज में कन्वोकेशन एड्रेस या फिर समापवर्तन संस्कार होता था। जब छात्र गुरु गृह से लौटकर अपने घर जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। ध्यान दीजिए कि समापवर्तन संस्कार के उपरांत जो छात्र होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, वो गुरु गृह से लौटकर, गुरु गृह से अभिप्राय क्या है? गुरुकुल से। तो गुरुकुल से लौटकर कहाँ जाते थे? अपने घर जाते थे। रिटर्निंग होम अर्थात घर को वापस लौटते थे, घर जाते थे। और जब तक वे गुरुकुल में रहते थे तो वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। ध्यान दीजिए कि गुरुकुल में रहने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनिवार्य था कि विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके छात्र गृहस्थ आश्रम में कन्वोकेशन एड्रेस या फिर समापवर्तन संस्कार के द्वारा जाता था। तो कहने का प्राय यह है कि जो समापवर्तन संस्कार होता था उस संस्कार को हम यह भी कह सकते हैं कि छात्रों की शिक्षा की समाप्ति पर ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की जो एक प्रक्रिया होती है या एक संस्कार होता है, उस संस्कार को हम लोग समापवर्तन संस्कार के नाम से भी पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह समापवर्तन संस्कार या समापवर्तन उपदेश वर्तमान काल में या आधुनिक विश्वविद्यालयों में भी होता है, जिसको हम लोग दीक्षांत समारोह के नाम से जानते हैं, दीक्षांत भाषण के नाम से जानते हैं। तो समापवर्तन उपदेश आधुनिक विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों या दीक्षांत भाषण के जैसा ही होता था। आप सभी लोगों में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि दीक्षांत समारोह या दीक्षांत भाषण में पार्टिसिपेट किए होंगे। अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे कॉलेजों में दीक्षांत समारोह आज भी होता है। परंतु प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अंतर है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के समापवर्तन उपदेश में, वर्तमान कालीन शिक्षा प्रणाली के, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दीक्षांत समारोह या दीक्षांत भाषण में। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना था कि वैदिक काल में समापवर्तन उपदेश गुरु के हृदय में अपने छात्रों के लिए
वर्षों से संचित प्रेम भाव से युक्त होते थे। ध्यान दीजिए कि जो प्राचीन काल या वैदिक काल में जो समापवर्तन उपदेश होता था, समापवर्तन संस्कार होता था, उस समापवर्तन संस्कार में जो शिक्षक होते थे, जो गुरु जो होते थे, वे अपने छात्रों को अपने हृदय की गहराइयों से उनको उपदेश देते थे। हृदय में अपने छात्रों के लिए जो इतने वर्ष में जो गुरुकुल में छात्र रहा होता है, गुरु के साथ रहा होता है, 10 साल 12 साल 15 साल जो भी छात्र रहते थे, उस उतने समय में टीचर और टॉट, दैट इज गुरु और शिष्य के बीच में एक जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता था। और उस घनिष्ठ संबंध के फलस्वरूप शिक्षक और छात्र के बीच में एक अटूट जो है प्रेम भाव या अटूट संबंध स्थापित होता था। तो जो अटूट संबंध या अटूट प्रेम भाव जो एकदम प्रेम भाव जो टीचर और टॉट के बीच में होता था, छात्र और शिक्षक के बीच में होता था, तो उस प्रेम भाव से युक्त होता था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का समापवर्तन उपदेश। तो समापवर्तन उपदेश के द्वारा गुरु जो है अपने हृदय की गहराइयों से अपने छात्रों के लिए वर्षों से जो संचित प्रेम भाव होते थे, उन प्रेम भावों से युक्त उपदेश देते थे। और जो वैदिक कालीन प्रणाली की जो समापवर्तन उपदेश होते थे, उस उपदेश में नैतिकता पर अधिक बल दिया जाता था। ध्यान दीजिए कि अभी हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की समापवर्तन उपदेश की बात कर रहे हैं। तो समापवर्तन उपदेश जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में होता था, उस पर नैतिकता पर बहुत ही अधिक बल दिया जाता था। शिक्षक और छात्र के बीच में जो अगाध संबंध होता था, प्रेम संबंध होता था, या शिक्षक का छात्र के प्रति लगाव और छात्र का शिक्षक के प्रति जो लगाव होता था, उस प्रेम भाव से परिपूर्ण जो है उपदेश या समापवर्तन उपदेश होता था। परंतु इसके विपरीत यदि हम लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो दीक्षांत समारोह होता है, इसकी बात करें, तो इसके विपरीत आधुनिक समय की दीक्षांत भाषण वास्तव में क्या है, आडंबरों से युक्त होते हैं। बहुत अधिक यहाँ पर दिखावा होता है, बहुत ही अधिक आडंबर होते हैं। वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो दीक्षांत समारोह होता है, तो वैदिक काल के विपरीत वर्तमान समय में होने वाला दीक्षांत भाषण क्या है, आडंबरों से युक्त होता है। और यह एक शुष्क प्रथा का पालन करना ही मात्र है। अर्थात वर्तमान समय में जो भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह मनाते हैं, दीक्षांत भाषण करते हैं, यह जो है एक शुष्क प्रथा का ही पालन करते हैं। अर्थात जो प्रथा चलती आई है, उस प्रथा का सिर्फ अनुपालन करने का वे प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रथा में जो वैदिक काल की समय की जो छात्र और शिक्षक के बीच का जो प्रेम संबंध होता था, या जो नैतिकता का जो उपदेश दिया जाता था, वह जो है वर्तमान काल में जो दीक्षांत भाषण या दीक्षांत समारोह होते हैं, उसमें जो है इसका लैकनेस है, यह जो है नहीं है। बल्कि क्या है, वर्तमान कालीन शिक्षा प्रणाली में जो दीक्षांत भाषण है वे आडंबरों से युक्त हैं, और सिर्फ यहाँ पे अधिक से अधिक दिखावा करने का प्रयास किया जाता है, बहुत ही अधिक शो ऑफ करने का प्रयास किया जाता है। और जो दीक्षांत भाषण है, यह प्राचीन काल से जो परंपरा या वैदिक काल से जो परंपरा चली आ रही है, जो प्रथा चली आ रही है, उस प्रथा को सिर्फ निर्वहन करने का प्रयास आधुनिक काल में किया जाता है। शिक्षक और छात्र के बीच में वह संबंध वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नहीं रह गया है जो वैदिक काल में होता था। वैदिक काल में शिक्षक का छात्र के प्रति जो कर्तव्य होता था और छात्र का शिक्षक के प्रति जो कर्तव्य होता था, ये दोनों चीजें जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कहीं न कहीं लैक कर रही हैं, कहीं न कहीं उसकी कमी है। इसी का परिणाम है कि जो वर्तमान समय में दीक्षांत भाषण होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आडंबर होता है और एक शुष्क प्रथा का पालन करना मात्र होता है। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक काल में जो समापवर्तन संस्कार होता था, तो समापवर्तन संस्कार के उपरांत विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। वर्तमान समय में या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी जो दीक्षांत समारोह होते हैं, उस दीक्षांत समारोह में के उपरांत छात्रों को, या दीक्षांत समारोह में जो है छात्रों को डिग्रीज प्रदान की जाती हैं, उनको उपाधियां प्रदान की जाती हैं। तो उसी तरह से वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो समापवर्तन संस्कार होता था, उस समापवर्तन संस्कार के उपरांत विद्यार्थी को स्नातक की उपाधि दी जाती थी, विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि समापवर्तन संस्कार कैसे होता था। समापवर्तन संस्कार के दिन
दोपहर के समय छात्र स्नान करता था और स्नान करके नए वस्त्र धारण करता था तथा गुरु के समक्ष उपस्थित होता था। ध्यान दीजिए कि जैसा कि हम लोगों ने उपनयन संस्कार में चर्चा किया था, उसी की तरह समापवर्तन संस्कार जिस दिन होता था, समापवर्तन संस्कार के दिन दोपहर के समय में छात्र सबसे पहले स्नान करता था, नहाता धोता था, फिर नए वस्त्र को धारण करता था और नए वस्त्र को धारण करने के उपरांत वह गुरु के समक्ष उपस्थित होता था, गुरु के पास जाता था। फिर गुरु जो होते थे, जो टीचर होते थे, छात्र को नया वस्त्र देते थे। ध्यान दीजिए, छात्र को नया वस्त्र दिया जाता था, छात्र को आभूषण दिए जाते थे, जूता दिया जाता था, पगड़ी दिया जाता था, अंजन दिया जाता था, छाता दिया जाता था। इन सभी चीज़ों से छात्र को सुसज्जित किया जाता था। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि हम लोगों ने जब चर्चा किया था कोड ऑफ कंडक्ट की, तो कोड ऑफ कंडक्ट में अंजन, छाता, जूता, इन सब चीज़ों की जो है मनाही होती थी जब छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे होते थे गुरुकुल में। लेकिन उपनयन संस्कार के बाद इन सब चीज़ों की मनाही होती थी जब गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था। लेकिन जब अब देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है कि जब समापवर्तन संस्कार हो रहा है तो गुरु स्वयं जो है अपने हाथों से विद्यार्थियों को आभूषण दे रहा है, जूता दे रहा है, पगड़ी दे रहा है, अंजन और छाता दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब छात्र जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, गुरु छात्र को नया वस्त्र देता था, आभूषण देता था, जूता, पगड़ी, अंजन और छाता आदि से सुसज्जित करता था। उन सभी चीज़ों से सुसज्जित करता था शिक्षक या गुरु छात्र को जिसकी की गृहस्थ आश्रम में उसको आवश्यकता होती थी। उसके उपरांत, सुसज्जित करने के उपरांत होम होता था जिसमें गुरु उसे मधुपर्क देता था और स्नातक विद्यादान करने का व्रत लेते थे। ध्यान दीजिए कि इतना हो जाने के उपरांत वहाँ पे होम होता था और होम होने पर जैसा कि चरणा अमृत आप सभी लोग जानते होंगे, तो गुरु जो है शिष्यों को या शिष्य को, छात्र को मधुपर्क देता था, चरणामृत देता था। और जो छात्र हुआ करते थे, जो स्नातक हुआ करते थे, वे विद्यादान करने का व्रत लेते थे। अर्थात वे व्रत लेते थे कि आने वाले समय में जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, जो कुछ भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उस शिक्षा को लोगों को प्रदान करेंगे, जनमानस को प्रदान करेंगे। आने वाले समय में वे अपनी शिक्षा को प्रसार करेंगे, अर्थात लोगों को बांटेंगे, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। फिर विद्यार्थियों, होम हो जाने के बाद छात्रों को व्रत लेने के उपरांत जो है, जो स्नातक होता था, जो छात्र होता था, रथ अथवा हाथी पर बैठकर गुरु के साथ स्थानीय विद्वानों की परिषद में जाता था। और स्थानीय विद्वानों की परिषद में जाता था जहां उसे पूर्ण विद्वान के रूप में परिचित कराया जाता था। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि होम हो जाने के उपरांत स्नातक जो होता था, जो छात्र होता था, रथ में बैठता था अथवा हाथी पर बैठकर गुरु के साथ स्थानीय विद्वानों की परिषद में जाता था। कहाँ जाता था? परिषद में जाता था। और परिषद में उसे पूर्ण विद्वान के रूप में लोगों से परिचित कराया जाता था कि अमुक बालक, अमुक छात्र ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और अब यह जो है क्या हो गया है? पूर्ण विद्वान हो गया है। और पूर्ण विद्वान के रूप में उसका जो है परिषद में लोगों से परिचय कराया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, समापवर्तन संस्कार के उपरांत गुरु विद्यार्थी को समापवर्तन उपदेश देता था, जो कि कन्वोकेशन एड्रेस जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले समापवर्तन संस्कार होता था, उसको नए वस्त्र और अन्य चीज़ों से बालक को सुसज्जित किया जाता था, होम किया जाता था, मधुपर्क दिया जाता था। तो ये सब समापवर्तन संस्कार हो गए। और समापवर्तन संस्कार हो जाने के उपरांत विद्यार्थी को समापवर्तन उपदेश जो है, उसके जो टीचर होते थे, जो उसके गुरु होते थे, वे समापवर्तन उपदेश देते थे। फिर विद्यार्थियों, समापवर्तन उपदेश की यदि बात की जाए तो समापवर्तन उपदेश में गुरु के द्वारा विद्यार्थियों को सत्य बोलने, ध्यान दीजिए, गुरु के द्वारा विद्यार्थियों को जीवन में सत्य बोलने, कर्तव्य पालन करने, वेदों का अध्ययन करने, स्वास्थ्य रक्षा करने, यज्ञ करने और उसी के साथ साथ अपने माता पिता व गुरु की सेवा करने, दान करने और जितने भी उत्तम कार्य हो सकते हैं उन सभी उत्तम कार्यों को करते रहने का उपदेश गुरु के द्वारा शिष्यों को दिया जाता था। तो ध्यान दीजिए, जो समापवर्तन उपदेश है, यह समापवर्तन किसके द्वारा किया जाता था? गुरु के द्वारा किया जाता था।
छात्र के शिक्षक के द्वारा किया जाता था। और इस समापवर्तन उपदेश में जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, वे विद्यार्थियों को सदा सत्य बोलने के लिए कहते थे, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहते थे और नियमित वेदों का अध्ययन करने के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, यज्ञ और होम करने के लिए और साथ ही साथ अपने माता पिता और गुरु की सेवा करते रहने, दान आदि उत्तम कार्यों को करने का आदेश देता था। देखिए, आदेश देता था या उपदेश देता था गुरु की जो कुछ भी हमने आपको गुरुकुल में सिखाया है, वे सभी चीजें आप जब सामान्य जीवन में जाएंगे, जो सांसारिक जीवन में जाएंगे, वास्तविक जीवन में जाएंगे, तो वहां पे जो कुछ भी हमने सिखाया है उसका जो है आप अनुपालन कीजिए, सदा सत्य बोलिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, वेदों का अध्ययन करते रहिए, स्वास्थ्य की रक्षा करिए और सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्गों का, अपने माता पिता का और अपने गुरु का हमेशा सेवा करिए, उनका सम्मान करिए और दान आदि उत्तम कार्य करते रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस समापवर्तन उपदेश की बात करें हम लोग, तो समापवर्तन उपदेश के कुछ अंश को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो कुछ अंश ये है कि कैसे जो है वैदिक कालीन प्रणाली में शिक्षक जो है अपने छात्रों को समापवर्तन उपदेश या आदेश देता था। तो उसके कुछ अंश इस प्रकार है। हे शिष्य, सर्वदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, जो अच्छे कार्य हमने किए हैं तुम उनका अनुकरण करना, श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है, तुम्हें हमारा यही उपदेश है। तो फिर विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि समापवर्तन उपदेश वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कैसे होता था। उसके कुछ अंश यहाँ पे हैं। सबसे पहले जो गुरु होता था अपने छात्रों को संबोधित करता था कि हे शिष्य, क्या करना, सर्वदा सत्य बोलना, अर्थात हमेशा सत्य आप बोलिए, जो भी आपके कर्तव्य हों उन कर्तव्यों का पालन करिए, हमेशा अध्ययन करते रहिए और स्वाध्याय पे प्रमाद कभी नहीं करना है, उस पर घमंड कभी नहीं करना है और नियमित अध्ययन करते रहना है। जो भी अच्छे कार्य हमने किए हैं, अर्थात गुरु जी के द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए गए हैं, जो भी अच्छे संस्कार, अच्छी बातें आपको सिखाई गई हैं, उनका आप हमेशा अनुकरण करते रहिए। तो जो अच्छे कार्य गुरु जी ने या हमने किया है, आप उनका अनुकरण करिए, हमेशा श्रद्धा से दान दीजिए। यही हमारा आपको या गुरु का छात्रों को उपदेश है, छात्रों को आदेश है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन अंशों से समझ भी सकते हैं कि उस वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो समापवर्तन उपदेश होता था उसमें कितनी आत्मीयता होती थी। जो गुरु होते थे कितने प्रेम भाव से, कितने आत्मीयता के भाव से छात्रों को उपदेश या संदेश या आदेश या समापवर्तन उपदेश देते थे, जो कि वर्तमान कालीन शिक्षा प्रणाली में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जिसकी कमियां हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में दीक्षांत समारोह तो होते हैं, दीक्षांत भाषण तो होते हैं, लेकिन इन दीक्षांत समारोहों में या इन दीक्षांत भाषणों में आडंबर अधिक होता है, दिखावा अधिक होता है, आत्मीयता कम होती है। शिक्षक और छात्र के बीच में या गुरु और शिष्य के बीच में वह आत्मीय लगाव आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नहीं रह गया है। प्रिय विद्यार्थियों, समापवर्तन उपदेश जीवन को सुखद, सफल तथा सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी समापवर्तन उपदेश में शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा छात्रों को उपदेश या आदेश दिया जाता था, उन आदेशों पर चल के बालक का या छात्र का जो जीवन होता था वो सुखद हो जाता था, वे अपने जीवन में सफल होते थे और उनका जीवन क्या होता था, सार्थक होता था। तो छात्रों के जीवन को सुखद, सफल तथा सार्थक बनाने में समापवर्तन उपदेश का बहुत ही अधिक महत्व है, बहुत ही अधिक योगदान है। और प्रिय विद्यार्थियों, समापवर्तन उपदेश हो जाने के बाद, समापवर्तन संस्कार खत्म हो जाने के बाद अंत में जो छात्र होता था, जो स्नातक होता था, वो गुरु दक्षिणा देता था। तो गुरु दक्षिणा दे करके विद्यार्थी या छात्र गुरु से विदा लेता था और गुरु से विदा लेने के उपरांत जो छात्र होता था गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, अर्थात अपने घर वापस लौट जाता था। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज की क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो कॉन्वोकेशन एड्रेस होता था या कॉन्वोकेशन संस्कार जो होता था, जो समापवर्तन उपदेश या समापवर्तन संस्कार होता था, इसके बारे में चर्चा किया। और हम लोगों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो दीक्षांत समारोह है, कॉन्वोकेशन एड्रेस है या दीक्षांत भाषण है, उसके बारे में भी चर्चा किया कि कैसे
वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली की समापवर्तन उपदेश या समापवर्तन संस्कार और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की दीक्षांत समारोह या दीक्षांत भाषण से दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में समापवर्तन उपदेश कैसा होता था, वहां पे गुरु जो उपदेश देता था उसमें आत्मीयता होती थी, उसमें वह प्रेम भाव से संचित होता था, बल्कि जबकि वर्तमान समय में जो आधुनिक समय में दीक्षांत भाषण है ये आडंबरों से युक्त है, यहाँ पर दिखावा बहुत ही अधिक होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्यारे भाई और बहनों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या आपकी कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सजेशंस, उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को, सभी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएं, ढूंढ पाएं और अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहां पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, वह रेड होगा, उसको प्रेस करिए, उसको दबाइए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को, आल का जो विकल्प है उसको चूज कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।